सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 26 जून 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे इजरायली आर्मी चीफ का बहुत बड़ा दावा। कहा हमारे कमांडो ईरान के अंदर थे तैनात। ईरान ने पहली बार किया इकरार, न्यूक्लियर साइट्स को अमेरिकी हमलों से हुआ शदीद नुकसान। हमास के कमांडर अबू बैदा का बयान। कहा इसराइली फौजियों के जनाजे उठते रहेंगे, जंग तेज करने का ऐलान। गजा में सीजफायर की कोशिशें हुई तेज, कतर और अमेरिका तेजी से कर रहे काम। और वेस्ट बैंक में इसराइली दंगाइयों ने मचाई तबाही, लेकिन इसराइली फौज ने फिलिस्तीनियों पर ही कर दी फायरिंग। कई लोग शहीद, कई जख्मी। चलिए करते हैं शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। इसराइली कमांडो ईरान के अंदर तैनात थे। ये बयान इसराइली आर्मी चीफ का है, ये कबूलनामा उसका है। इसराइल ने आखिरकार दुनिया के सामने अपना वो राज कबूल कर लिया जो अब तक सिर्फ एक शक था। आईडीएफ के चीफ ने यह दावा किया है कि ईरान की सरजमीन पर इसराइली फौजी मौजूद थे, जमीन पर उतरे हुए थे और ईरान को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसराइली फौज के सरबराह याल ज़ामिन ने एक टेलीविजन तकरीर में जो कहा उसे सुनिए, यकीन मत कीजिए लेकिन सुनिए। कहा है कि ईरान इसराइल जंग के दौरान हमारे स्पेशल कमांडो ईरान के अंदर ज़मीन पर ऑपरेशन कर रहे थे। उन्होंने दुश्मन की सरहद के अंदर रहकर हमें ईरानी एयर स्पेस पर कंट्रोल करने का रास्ता बनाने में मदद की और इसी वजह से इसराइल के अंदर अपनी पसंद के टारगेट्स को चुनकर ख़त्म करने में हम कामयाब रहे। ये पहली बार है जब कोई इसराइली अफसर और सबसे बड़ा अफसर आर्मी का ये खुलकर मान रहा है कि इसराइल की ज़मीनी फ़ौजें चुपचाप ईरान के अंदर दाखिल हुई और वहाँ मिशन पूरे किए। दोस्तों, ये मोसाद के एजेंट्स का जिक्र नहीं है, ये इसराइली फ़ौज का मामला है और ये हो भी सकता है, वरना इसराइल के लिए ईरान के इतने टॉप कमांडर्स को शहीद करना और सेंसिटिव इदारों को उड़ा देना इतना आसान तो ना होता। एजेंट्स सब कुछ करते हैं लेकिन इस तरीके से ऑपरेशन नहीं कर सकते। याल ज़ामिन ने यह भी कहा कि अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई, हमें चौकन्ना रहना होगा क्योंकि आगे भी बहुत से चैलेंज हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि इसराइल की लड़ाई अब सिर्फ बॉर्डर तक महदूद नहीं है, वो दूसरे मुल्कों की सरहदों को भी चीर चुका है। अब देखता है कि ईरान इस दावे पर क्या डिटेल्ड बयान देता है। लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में कौंध रहा है वो ये कि अगर ये दावा सच है तो इसराइली फौजी हवाई जहाज से ईरान में उतरे या उतारे गए, या इराक या पाकिस्तान या फिर किसी और बॉर्डर से वो ईरान भी भेजे गए थे? हुआ क्या था, ईरान ही बताएगा। बढ़ते हैं आगे। ईरान से रिलेटेड एक और खबर। ईरान का यूरेनियम जला या बचा? इसराइली अफसर भी कह रहे हैं कि यकीन से कुछ नहीं कह सकते। अमेरिकी और इसराइली हमलों में ईरान की न्यूक्लियर फ्यूल स्टोरेज साइट्स को तो निशाना ज़रूर बनाया गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ईरान का 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम तबाह हो गया? इसराइली अखबार द जेरूसलम पोस्ट से बात करते हुए एक इसराइली हुक्काम ने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं कि यूरेनियम रखने वाली इमारतों को हिट किया गया है, लेकिन कितना नुकसान हुआ ये अभी साफ नहीं है। उस अफसर का ये कहना है कि हमें पूरा यकीन है कि ईरान हमलों से पहले या बाद में यूरेनियम को वहां से निकाल नहीं सका, लेकिन 100% दावा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो कुछ भी एनरिच्ड यूरेनियम था सब बॉम्ब साइट्स में ही था और उसे वहां से निकालना बेहद मुश्किल होता है। यानी फिलहाल ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स का हाल सिर्फ अंदाजों और बयानबाजियों में ही घूम रहा है, लेकिन अगली खबर ये बताएगी कि यूरेनियम कितना तबाह हुआ या नहीं हुआ, यह अलग बात है अंदाजों की, मगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर भारी नुकसान हुआ ये वो खबर जरूर खोल देगी, क्योंकि ये खबर ईरान की तरफ से ही आई है। ये खबर कहती है कि ईरान ने मान लिया है कि अमेरिकी बमबारी से नुकसान हुआ है, बड़ा हुआ है। मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रहे झूठ से खुद ईरान ने ही पर्दा हटा दिया है। लोग जो कह रहे थे कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब तक जो बात अमेरिका और इसराइल कह रहे थे अब वो खुद ईरान ने भी कबूल कर ली है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान स्पोक्सपर्सन इस्माइल बागई ने अल जजीरा से बात करते हुए कहा कि हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को शदीद नुकसान पहुंचा है और ये हकीकत है। हालांकि उन्होंने डिटेल्स देने से इनकार किया, लेकिन माना कि संडे को जो हमले हुए वो मामूली नहीं थे। B-2 बॉम्बर्स और बंकर बस्टर बॉम्ब्स के जरिए अमेरिका ने जिन इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया ईरान में, उनसे ईरान का न्यूक्लियर ढांचा बुरी तरह से अफेक्ट हुआ है, उस पर असर पड़ा है। ये बात अब खुलेआम सामने आ रही है। अब खबरें गजा से
اور ابو عبیدہ کے بیان سے شروعات کرتے ہیں جو کہ حماس موومنٹ کے ملٹری ونگ القسام بریگیڈز کے اسپوکس پرسن ہیں۔ ابو عبیدہ نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے مجاہدین آج کے دور کے سب سے بڑے بہادر ہیں۔ القسام بریگیڈز کے ملٹری ترجمان ابو عبیدہ نے ایک تازہ بیان دیا ہے جو اسرائیل کے خلاف جنگ کو اور تیز کرنے کا اعلان مانا جا رہا ہے، اور اسے مانا جا رہا ہے کہ غزہ میں حالات خراب ہوں گے، اور یہ سب کچھ تب ہو رہا ہے جب کل ہی 7 اسرائیلی فوجیوں کے مرنے کی خبر آئی ہے، جس کے بعد غزہ میں آپریشن IDF نے تیز کر دیا ہے۔ اب ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ ہمارے مجاہدین بہادری اور قربانی کی وہ مثال پیش کر رہے ہیں جو آج کے دور کی تاریخ میں ایک زندہ تصویر بن چکی ہے۔ عربی میں بیان تھا، میں انگلش میں اس کا آپ کو ترجمہ ٹویٹر میں آپ کو دکھ رہا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ حالیہ ایمبوشز یا جو حملے ہم نے IDF پر کیے وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہماری قوم کے سپاہی دنیا کے سب سے بہادر اور جان لٹانے والے جنگجو ہیں۔ ابو عبیدہ نے اس بیان میں کہا کہ جب تک اسرائیل کی یہ ظلم اور جنگ جاری ہے دشمن کے سپاہیوں کے جنازے اٹھتے رہیں گے۔ انہوں نے اسرائیلی حکومت پر بھی تیکھا حملہ بولا اور کہا کہ اسرائیل کی سرکار اپنی عوام سے جھوٹ بول رہی ہے، اپنے سپاہیوں کو غزہ کے دلدل میں جھونک رہی ہے، وہ بھی بس چند دکھاوے کی سیاسی کامیابیوں کے لیے۔ یہ ابو عبیدہ کا بیان تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب کچھ خبریں یہاں سے کہ غزہ میں سیز فائر کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ قطر اور امریکہ لگاتار کوشش میں جٹے ہیں کہ جلد سے جلد اب غزہ کے اندر سیز فائر ہو جائے، اور یہ کہا گیا ہے کہ غزہ میں سیز فائر کے لیے ہوسٹیج ٹاکس اور سیز فائر ٹاکس کو فوراً بہت تیزی دے دی گئی ہے، بہت ڈیولپمنٹ آ گئے ہیں۔ ایران کے سیز فائر کے بعد اس غزہ کے سیز فائر میں بھی تیزی لائی گئی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب ہر جگہ جنگ بند ہو جائے، بس رشیا یوکرین کی رہ گئی اسے بھی کروا دیں گے، لیکن پہلے اب غزہ کی ہو جائے، کیونکہ ایران کی تو انہوں نے اور اسرائیل کی صلح کروا ہی تھی۔ ایک اور ہیڈ لائن ہے سر اسی سلسلے میں، اسرائیل کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے ڈیلیگیشن کو ہوسٹیج ڈیل ٹاک کے لیے قطر ایجپٹ نہیں بھیج رہا ہے، کہیں بھی نہیں بھیج رہا ہے، دونوں جگہ، لیکن وہ نظر رکھے ہوئے ہے کیونکہ وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اسی دوران ہائی لیول ٹاکس جو ہیں اس وقت کائرو میں یعنی مصر کی دارالحکومت میں چل رہی ہیں، اور وہ سینئر ایجپشن آفیشلز اسے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اسٹیو وٹکاف کے ریپریزنٹیٹیو جو بشارہ بابا ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں، اور ساتھ ہی حماس کے ریپریزنٹیٹیوز بھی اس میں موجود ہیں۔ تو اسرائیل نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ لوگ آپس میں دیکھ لیں گے کیا پروپوزل بنتا ہے، ہمیں بھیجا جائے گا، اور تب ہم اپنا ڈیلیگیشن بھیجنے کے بارے میں سوچیں گے۔ لیکن اب اسرائیل کے اندر سے ہی آوازیں اٹھنے لگی ہیں اور پوچھا جانے لگا ہے کہ غزہ میں ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک سینئر حریدی لا میکر یعنی کہ ایک ممبر آف کنیسٹ ہے، وہاں کے ممبر آف پارلیمنٹ ہے، اس کی پارٹی ہے، اس نے پوچھا ہے یا کہا ہے کہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹ وی آر فائٹنگ فار ان غزہ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم غزہ میں لڑ آخر کس چیز کے لیے رہے ہیں۔ اور اس کے آگے جو اس نے کہا ہے اسے سمجھیے گا، یہ سینئر جو وہاں کا نیسٹ کا ممبر ہے اس کا نام ہے MK موشے غفنی۔ غفنی نے یہ الٹرا آرتھوڈاکس داگیل ہتورا فیکشن کا لیڈر ہے، وہاں پر کئی پارٹیاں ہیں۔ ایک اس نے کنیسٹ میں فائنانس کمیٹی کی میٹنگ میں یہ بات کہی کہ، اور تیسرا پیراگراف دیکھیے، بٹ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ انٹل دس مومنٹ واٹ وی آر فائٹنگ فار دیئر، کہ مجھے اب تک یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ ہم غزہ میں آخرکار لڑ کس چیز کے لیے رہے ہیں۔ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹ دا نیڈ از، اور اس جنگ کی ضرورت کیا ہے، ہم وہاں جا ہی کیوں رہے ہیں، ہم وہاں اپنے فوجی کیوں بھیجے ہیں، کیوں بھیج رہے ہیں، واٹ آر وی گوئنگ ٹو ڈو دیئر وین سولجرس آر بینگ کلڈ آل دا ٹائم، جب ہم ہر وقت ہر روز ہمارے فوجی مارے جا رہے ہیں تو ہم وہاں یہ جنگ لڑ کیوں رہے ہیں، ہم واپس کیوں نہیں بلا لیتے، سب کو ختم کیوں نہیں کر دیتے سارا جنگ کو، اس معاملے کو۔ اب دیکھیے کہ ایران کا سیز فائر ہونے کے بعد کیا ہیڈ لائن بن رہی ہے، ایز ایران سیز فائر ٹیکس ہولڈ ہوسٹیجز فیملیز پلیڈ فار دا رینیوڈ ایفرٹ آن غزہ، وہاں پر جو اب بھی غزہ میں ہوسٹیجز ہیں اسرائیلی، ان کی فیملیز اپنے لیڈر سے، اپنی حکومت سے یہ درخواست کر رہی ہیں کہ بھائی ایران کے ساتھ آپ نے سیز فائر کر لیا، اب غزہ کے ساتھ کر لو اور یہ معاملہ رفع دفع کرو، ہمارے لوگ ہمارے گھروں کو واپس آ جائیں۔ یہ غزہ کی صورتحال تھی، لیکن ویسٹ بینک میں کل 25 جون کی شام سے آج سحر تک جو ظلم و ستم ہوا ہے وہ بہت بہت برا ہے، اور مسجد الاقصیٰ تک بات پہنچی ہے۔ پہلے تو آپ دیکھ لیجیے 3 فلسطینی وہاں پر شہید کر دیے گئے، 7 زخمی ہوئے، اور ہوا کیوں؟ رام اللہ کے قریب کچھ گاؤں میں سیٹلرز جو دنگائی ہیں، جو اللیگل سیٹلرز ہیں، جو یہ بالکل اگروادی قسم کے ہیں، ان لوگوں نے لوگوں پر حملے بولے،
हमले बोले, दंगा मचा। उसके बाद पुलिस ने इन्हें कंट्रोल करने के लिए गोली किस पे चला दी? सीधे फलस्तीनी मरे, कोई इसराइली सेटलर नहीं मना। ये सब कुछ हुआ। इसी से मिलती जुलती हेडलाइन इसी खबर से देखिए, आईडीएफ ने कंफर्म किया है, द टाइम्स ऑफ इसराइल की हेडलाइन, कि उसने ओपन फायर किया है फलस्तीनी गनमैन पर, कि फलस्तीनी बंदूकधारियों पर। वो कौन थे? ये सेटलर्स क्यों उनके इलाकों में गए थे? गोली इनको मारनी थी, मारते 2-4 की चंदिया लाल करते, ये फिर कभी जाते नहीं। लेकिन कहा है कि कंफर्म्स ओपनिंग फायर ऑन पैलेस्टीनियन गनमैन व्हाइल रिस्पॉन्डिंग टू सेटलर रैम्पेज। सेटलर की दंगाइयों को रोकने के लिए जो फलस्तीनी गनमैन खड़े हुए थे, आईडीएफ ने जाकर उन्हीं पे गोली चला दी। 5 इसराइली इन्होंने बस डिटेन किए, हिरासत में लिए हैं इस दंगे के इल्जाम में, गोली नहीं मारी इन्हें। ये चल रहा है, ये इंसाफ का पैमाना है इसराइल का। और फुटेजेस आई हैं, हेडलाइन खुद दे रहे हैं कि फुटेजेस आई हैं, इसराइली सेटलर्स आग लगा रहे हैं फलस्तीनियों की गाड़ियों को। वेस्ट बैंक में एक बद्दुओं का गांव है वहां पर, और एक गांव नहीं है, कई हैं। मैं आपको, अब आप देखिएगा, ये मैं वीडियोस नहीं दिखा रहा। यासिर ओगबी जो एक फलस्तीनी इजरायली लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि अल तैबा गांव में शाम के वक्त ये लोग घुसे और इन्होंने गाड़ियों को, घरों को आग लगानी शुरू कर दी। बहुत बुरा नज़ारा। मैं तो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से आपको आग शाग नहीं दिखा सकता, इतनी बुरी इन्होंने हालात किए हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखिए, एक घर ये फूक रहा है, दूसरा घर वो फूक रहा है। जो इसने इताई भूमेंटल ने जो शेयर किया, ये खुद इसराइली शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं। ये करस्पॉन्डेंट है, रिपोर्टर है चैनल 11 इसराइल का, और ये कह रहा है कि दर्जनों सेटलर्स आए शाम के वक्त, दोपहर के बाद, और इन लोगों ने एक मलीकी गांव है रमल्ला के करीब, वहां पर आकर फलस्तीनियों के घरों को, वो क्या करेंगे फिर? बंदूक नहीं उठाएंगे तो? अगर वो उठा रहे थे तो उसके बाद फिर उनका भी उठाना गलत, लेकिन फिर उन्हें किस पर? उनकी तो मुल्क की पुलिस और मिलिट्री नहीं है वहां पर, तो उठाया उन्होंने, पुलिस आईडीएफ ने उन्हें गोली मार दी। ये आईडीएफ का कहना है कि उन्होंने बंदूक उठाई नहीं उठाई ये नहीं पता है, क्योंकि वीडियोस तो कुछ और भी आए हैं। सेटलर्स हर्ल स्टोन्स एट पैलेस्टीनियंस इन नॉर्दर्न। अपने दिफा के लिए लोग अपने घर, अपनी गाड़ियां बचाने, अपनी जान बचाने के लिए क्या करते हैं? इंटरनेशनल लॉज क्या कहते हैं? सेटलर ने इसके अलावा फलस्तीनियों पर पत्थर भी बरसाए नॉर्थ वेस्ट बैंक में, और कुछ लोगों के सर फोड़ भी दिए, स्ट्राइकिंग मैन इन द हेड। ये सारे जुल्म सितम चले। और फिर मस्जिद अल-अक्सा के बारे में खबर, अनदोलू इंग्लिश का पोस्ट, कि करीबन 200 सेटलर्स मस्जिद अल-अक्सा में घुसे हैं या उस कंपाउंड में घुसे हैं, और ये सब कुछ इसराइली पुलिस की निगरानी में हुआ, ये अथॉरिटीज़ ने बताया। जबकि ईरान के हमलों के बाद से मस्जिद अल-अक्सा पर ताले लटका दिए गए थे। मैंने आपको परसों बताया, सुनी पड़ी है, उसके बावजूद ये सब हो रहा है। 39,000 इसराइलियों ने कंपनसेशन मांगा है, क्लेम किया है। ये वो सब 39,000 इसराइली हैं जिन्होंने, बल्कि 39,000 कंपनसेशन क्लेम्स आए हैं, समझे? मतलब वही मान लीजिए 39,000 इंडिविजुअल्स की तरफ से आए हैं। ईरान की मिसाइलों से जो घरों को और जिस जिस चीज़ को नुकसान पहुंचा है इसराइल में, 39,000 लोगों ने उसका मुआवजा मांगा। यानी 39,000 लोग तो अफेक्ट हुए हैं ईरान के हमलों से। नाइजीरिया में 17 सोल्जर्स मारे गए हैं, जब जिस वक्त वो उनकी लड़ाई जो है बंदूकधारियों से हो रही थी। वहाँ पर गैंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत ही एक खाना जंगी जैसा वहाँ भी माहौल है, गैंग्स के पास हथियार हैं। खैर, लेबनान की आर्मी ने इस्लामिक स्टेट यानी जो दहशतगर्द तंजीम है, उसके एक लीडर को जो है गिरफ़्तार किया है। एक बड़ी रेड मारी थी, तब जाकर इसके बाद इसको गिरफ़्तार किया, और अब इसके नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। और आखिर में ख़बर यह है कि आज से मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है। आप सबको पता ही है, मुहर्रम का महीना जो है बड़ा पहला एक तो महीना है इस्लाम के कैलेंडर का, और हज के बाद आता है, और जो है ये कुर्बानी शहादत का मौका है। इस्लाम की खिदमत करते हुए इमाम हुसैन और उनके साथी करबला में शहीद हो गए थे, और ये हक़ और बातिल की जंग थी। अच्छी बात ये हुई कि वो शहीद होकर भी इस्लाम को ऐसा सींच गए कि आज तक इस्लाम कायम है। मेरे पढ़ने में कोई भूल हो गई हो तो माज़रत। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।